जी, दोस्तों मेरे साथ हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर सुंदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खमर साहब और आपके सुनने वालों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। डॉक्टर जी, साहब 2-3 टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक तो इंडिया का ये जी, जो स्काई रूट वाला, ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडिया का जो है जी, वो अब जो है जिसे कहते हैं ना फुली तौर पे रॉकेट अपने भेज रहा है, एक विक्रम जी, 1 भेजा है। दूसरा ईरान यूएस पे भी डॉक्टर साहब चीज़ें बड़ी खुल के आ गई हैं। आज 7वां दिन है, मार-मार के अमेरिकन्स तो बहुत तबाही कर रहे हैं। वो जो इंडियंस ने पूरा चाबहार बना के दिया था, वो तो भी तोड़ दिया सारा वहाँ पे। और आज जी। आपने एक वीडियो पाकिस्तान के बारे में बनाई ऑन द डिक्लेरेशन, उस पे भी बात करने हैं। लेकिन अच्छा, ऑन दिस जो आपने किया स्काई रूट के ऊपर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये इंडिया का प्राइवेट सेक्टर सामने आ रहा है? कैसे देखते हैं? सो इट्स मतलब इट्स एन अचीवमेंट भारत के लिए मुबारकबाद है इंडिया के लिए कि दिस इज़ इंडिया हैज़ नाउ बिकम द थर्ड कंट्री टू हैव अ प्राइवेट सेक्टर। और मेरे लिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जो मेरे एक क्लासमेट है अशरफ फरहान है उनका नाम। ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट इंडिया में हैदराबाद में आईटी एंटरप्रेन्योर है। So Farhan became, I think, the first Indian private person to send a satellite into space. वो अपने घर में बैठ कर सैटेलाइट बनाता है मतलब ही हैज़ एन ऑफिस एंड ऑल ऑफ दैट बट और उसके सैटेलाइट्स आई थिंक इलॉन मस्क ने लॉन्च किए थे चार 4-5 साल पुरानी बात है बट ही बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट पर्सन टू लॉन्च सैटेलाइट सो फॉर मी दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट कि भाई मैं एक ग्रेट साइंटिस्ट को जानता हूँ और हमारी क्लास में देखिए, इंजीनियरिंग तो बहुत लोग कर लेते हैं यार, अतुल कोहली भी इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर हूँ, कई ऐसे प्रोफ़ेसर्स हैं पॉलिटिकल साइंस में जो इंजीनियर थे बट टू डू रियल इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशन तो जब मैं कभी फिज़िक्स वगैरह के प्रोफ़ेसर से बात करता हूँ, तो उन वो लोग एक सेंटेंस ज यूज़ करते हैं जिससे मुझे बड़ी जलन होती है। तो वो कहते हैं माय कंट्रीब्यूशन टू साइंस कहते हैं, माय कंट्रीब्यूशन टू साइंस। सोशल साइंटिस्ट ऐसा नहीं कहते माय कंट्रीब्यूशन टू सोशल साइंस नहीं कहते आई हैव नेवर हर्ड एनीबॉडी टॉक अबाउट इट वेरी प्राउडली सो आई थिंक दिस इज फर्दर साइन के इंडिया का साइंटिफिक मतलब इंडिया इज कैचिंग अप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और कमर्शियल सेक्टर का लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि जो आईएसआरओ है जो इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक सेक्टर है दे हैव लॉस्ट मेनी इंजीनियर्स टू द प्राइवेट सेक्टर तो अब एक नया रूल बनाए हैं कि एग्जिट स्ट्रैटेजी ज़रा मुश्किल कर दी है। तो अगर आप इंडिया की स्पेस प्रोग्राम में सरकार के स्पेस प्रोग्राम में काम बिकॉज़ यू गेटिंग मेनी बेनिफिट्स ना सब्सिडीज़ मिलते हैं आपको तालीम के लिए, रिसर्च के लिए, द बजट इज़ ह्यूज। फिर आई थिंक नासा के साथ जो कोलैबोरेशन हो रहा आपको वो सारा एक्सपोज़र मिल जाता। फिर आप ये सब लेकर फिर प्राइवेट सेक्टर में भाग जाते हो। सो आई थिंक दे आर डूइंग दैट ये 2-3 दिन पहले खबर आई थी तो आई हैड लुक्ड एट इट एंड आई वाज़ वंडरिंग आई सेड ठीक है प्राइवेट सेक्टर इज़ स्टीलिंग बट अगर आप ये जो स्लाइड मैंने जो आपको भिजाया उसको ज़रा देखिए देन इट विल गिव यू अ ग्लोबल पिक्चर तो ये देखिए अमेरिका में अगर आप देखें 51 टू 61% जो लॉन्चेस होते हैं वो अमेरिका से होते हैं उसके बाद चाइना से होते हैं अबाउट 30% जो स्पेस लॉन्चेस होते हैं फिर उसके बाद रशिया और आप देखिए न्यूजीलैंड इतना छोटा मुल्क है बट न्यूजीलैंड एक्चुअली स्पेशलाइजेस इन सेंडिंग स्मॉल सैटेलाइट्स उसकी आबादी 50 लाख है मतलब छोटे से शहर के बस इस्लामाबाद रावलपिंडी को अगर दोनों को मिला दें तो उतना सा है न्यूजीलैंड बट इट इज मोर देन यूरोप यूरोप और इंडिया आर ऑन द सेम लेवल ऑफ 2% है इनका शेयर ऑफ सेंडिंग स्पेस जापान से ज़्यादा सो इंडिया इज नाउ पार्ट ऑफ द रेस बट इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो और इट विल कैच अप वी विल सी क्या होगा बिकॉज इंडिया के पास कॉस्ट एडवांटेज रहेगा तो अगर आप प्राइवेट सैटेलाइट स्पेस में भेजना चाह रहे हैं अगर आप इलॉन मस्क के साथ जाना चाह रहे हैं स्पेस एक्स के साथ मैं सुना कि अब स्पेस एक्स का तकरीबन 80% हो गया है मार्केट शेयर इन कमर्शियल और पूरा का पूरा अमेरिका के पास है जो कमर्शियल सैटेलाइट बिजनेस है लॉन्च तो नंबर ऑफ लॉन्चेस में सिर्फ 60% है अमेरिका लेकिन टोटल जो वॉल्यूम अगर आप वजन की बात करें ना किस वजन के लोगों को भेज रहे हैं गुड्स जो भेज रहे हैं स्पेस में वो 80% अमेरिका है और मोस्टली स्पेस एक्स है बट आई थिंक दिस इज अ बिग अचीवमेंट इट पुट्स इंडिया ऑन द मैप
और इंडिया के पास एक बार्गेनिंग चिप हो जाती है। अब जैसा कि अगर वो यूरोप के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, या कोई मिडिल पावर जैसा कि इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के साथ अगर नेगोशिएट कर रहे थे, इंडिया कैन से भाई हम आपको हमारे स्पेस प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं, आपके सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है आपको सैटेलाइट बनाना नहीं आता, हम सैटेलाइट भी बना देंगे आपके लिए, लॉन्च भी कर देंगे। इंटेल मतलब दिस इज डिफेंस के लिए भी हो सकता है, कमर्शियल पर्पजेज, वेदर के लिए, खासतौर से आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तरह से वेदर वगैरह तबाह हो रहे हैं, आई थिंक दिस इज अनदर क्या कहना चाहिए feather in India's cap. It is going forward, and that is the important part. आप एक चीज what I really like about India is कि क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है कि दूसरी जगह जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चलती रही, इस तरफ ये चीजें चलते रहते साइड साइड में। तो इंडिया का जो डेवलपमेंट चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी इंडिया इज लॉन्चिंग इट्स ओन स्पीड ट्रेन, इंडिया में बनी हुई स्पीड ट्रेन जो 260 किलोमीटर या 280 किलोमीटर की रफ्तार से मुंबई से अहमदाबाद तक आई जाएगी। सो देर इज कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट। और हमारा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स करते हो ना इंडस्ट्रियल, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि आपने कार बनाना सीख ली, अगर आप कार बना लेते हैं और कार बिकने लगते हैं तो इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ अदर जॉब्स। रबर इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल जाती है क्योंकि टायरें बनाना पड़ता है, लेदर इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल जाती है क्योंकि सीट कवर्स बनाना है। तो इस तरह से इट स्पॉन्स लिटरली थाउजेंड्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। और फिर सर्विस इंडस्ट्री अलग छोड़ रहे हैं, पंक्चर जो बना रिपेयर कर रहे हैं वो भी अलग है। सो जो बड़े प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, अब जैसा कि इंडिया का अगर कमर्शियल, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 1-2 साल में हॉलीवुड कोई मूवी ना बना दे स्पेस में जाके शूट करके, शाहरुख खान या जाकर प्राइवेट कमर्शियल, इट विल गिव इट अ ह्यूज बूम। और उससे ये होगा कि दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए इट विल गिव क्या कहना चाहिए, रिपल इफेक्ट होगा कि अब अगर आप बहुत सारे स्पेस में रॉकेट जा रहे हैं, और यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज रॉकेट इज ए मिसाइल। अगर मिसाइल सीधा ऊपर जा रही है तो वो रॉकेट है, अगर वो ऐसा जा रही है तो इट इज अ मिसाइल। सो तो जितना आप रॉकेट टेक्नोलॉजी इंप्रूव करें, आपकी उतनी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होते जाएगी। एंड इंडिया इज स्टिल इन द टॉप 3-4 कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू मिसाइल टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। मूविंग ऑन, आपने एक बात आज पाकिस्तान के बारे में एक आर्टिकल अपना वीडियो किया, उसको मैंने भी रिस्पॉन्ड किया। आपका रिस्पांस मैंने देखा नहीं। आप कोई इशू नहीं है, मैंने कोई वैसे बात की है, मैंने आपकी बातें सुनी सारी उसमें। डॉक्टर साहब, एक कंट्री लाइक पाकिस्तान जो पिछले 50 साल से एक्टिवली ग्रेट पार कंपटीशन अपने बॉर्डर पे देखता है, लाइक और वहां पे अफगानिस्तान जैसा, और फिर उसमें हमारे अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है, आई कैन नॉट इग्नोर दैट, सिविल मिलिट्री टेंशंस, डिक्टेटर्स का आ जाना चले जाना, दिस एंड दैट, रिवॉल्विंग डोर डेमोक्रेसी। एंड देन आप देखते हैं कुछ कंट्रीज हैं इन द मिडल ईस्ट जिन्होंने अरब स्प्रिंग में जो आपने देखा तमाशा हुआ कि आज तक चीजें वहां सेटल नहीं हो सकी। लीबिया का क्या हाल हुआ, सीरिया का क्या हाल हुआ, बाकी चीजों का क्या हाल हुआ, और आप देख रहे हैं वहां पे आज भी। लेकिन इन पाकिस्तान देयर इज नॉट एन इंच ऑफ टेरिटरी जो टेररिस्ट कह सकें कि ये हमारी है। यस, दे आर ऑन द रन, वो भाग रहे हैं, वो इस गार में होंगे, उस पहाड़ पे होंगे, इधर छुपे होंगे, उधर भागे होंगे, आएंगे हमले करके गायब होकर चले जाएंगे। और आपने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया जो टेरिटरी अनइनहैबिटेड है, ऑल टुगेदर अनइनहैबिटेड, थोड़े से, यानी कि 43% ऑफ द बलूचिस्तान हैज जस्ट 16 सीट्स इन द नेशनल असेंबली, जिसकी कुछ 300 सीट है, उसमें 16 सिर्फ उसकी हैं। इतनी सी पॉपुलेशन है वहां पे 10,000 वोट वाला भी मेंबर नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल बन जाता है, 10,000 वोट अगर लेके। जबकि पंजाब में आपको यू नीड टू गेट एटलीस्ट 1.5-2 लाख वोट लेना पड़ता है, मतलब जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सो पाकिस्तान इज सर्वाइविंग। पहले तालिबान बनाए, फिर तालिबान खत्म किए, फिर इंडिया का एक एक्टिव थ्रेट है, फिर इंटरनल अब प्रॉब्लम्स हमारे पास आ गए हैं। बट पाकिस्तान की हालत लीबिया, इराक, सीरिया जैसी नहीं हुई, फाइनेंशियल शॉक से भी बाहर निकल आता है, ग्रेट पार मतलब रीजन में इंडिया की डोमिनेंस भी नहीं करने दी आज तक, और अपने बॉर्डर के ऊपर 25 साल पहले तालिबान बने, ग्रेट पार कंपटीशन हुआ, फिर चले गए, और अब हमारे बॉर्डर के ऊपर
अमेरिकन $7 अरब का असला भी छोड़ गए हैं, वो तालिबान भी वहीं पे हैं, वो दहशतगर्द भी वहीं हैं, नेटो हाथ साफ करके चला गया, भाई हमसे ये काम नहीं होगा, अब तुम जानो पाकिस्तान जाने और हम जाने। जी इसके बावजूद वी आर सर्वाइविंग एंड मेकिंग आवर वे। व्हाट डू यू मेक? एंड देन एक सिक्योरिटी स्टेट है। तो डू यू थिंक ये बाल्कनाइजेशन जो आपने वो मैप लगाया, ये मैं दिखाऊं, तो दिस इज स्टिल नहीं विजिबल आइडिया, या कि आप समझते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये वेस्ट के अंदर बड़ी बातें इस पे की जाती थी? मुझे याद है कि मैंने आपका वो एक रिबटल दिया, आपने कहा कि जो इस्लामाबाद है वो अफगानिस्तान से थोड़ा दूर है लेकिन इतना भी नहीं है। तो वो हमारे वहां पे कहा जाता था कि देखो तालिबान सवात में आ गए हैं एंड दैट इज जस्ट 60 किलोमीटर इस्लामाबाद, तो इट मींस न्यूक्लियर वेपन्स एंड तालिबान आर बिल्कुल करीब करीब है। मतलब इस तरह की बातें हुई। और जी हाँ कभी आईईए ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अमेरिकन ने कभी नहीं कहा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अनसेफ हैं। जबकि इंडिया के अंदर आप देखें 19,000 फाइल्स लीक हो गई, यूरेनियम बट खमर साहब जो बाइडन ने तो साफ कहा था द मोस्ट डेंजरस नेशन ऑन अर्थ इज पाकिस्तान। ये तो अमेरिका का प्रेसिडेंट था जब कहा था ना। आपको ये और बात है कि आपको एक प्रेसिडेंट की बात को आप अहमियत नहीं दे रहे हैं, दूसरे प्रेसिडेंट को आप अहमियत दे रहे हैं, बट दिस गाय डिड से दैट। और अगर आप जाके एफपैक पे जो लिटरेचर, अभी तो लफ्ज एफपैक इस्तेमाल नहीं की जाता, बट अगर आप ओबामा के ज़माने में भी आप अगर जाके एफपैक की जो डिस्कशंस हो रहे थे तो उसमें देयर वाज डिस्कशन के वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर कंसर्न इज अबाउट पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स। इनफैक्ट इसके ऊपर एक मैं आर्टिकल लिखा था, मुझे याद नहीं है कहाँ, आई थिंक डेली टाइम्स के लिए लिखा था मैं, एजाज हैदर का जो अखबार आता था। बट आई वांटेड टू टेल यू कि ये देखिए इंडिया में तो बहुत चर्चा चल रहा है कि पाकिस्तान में देयर इज अपराइजिंग्स इन गिलगित बल्तिस्तान, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुसलसल, जहाँ पे 30-40 लोग मारे गए, बलूचिस्तान में टेररिज्म चल रहा है। इलेक्शंस भी हुए हैं, जस्ट टू लेट यू नो, एंड देयर इज अ न्यू गवर्नमेंट वहां पे, हाँ जस्ट हाँ या आई नो ऑल ऑफ दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इंडिया में काफी चर्चा चल रहा था कि देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी गोइंग ऑन खैबर। तो ये जो 3 प्रोविंसेस है बलूचिस्तान, केपीके, और जो आपका ये दिस इज नॉट इवन ए प्रोविंस ना, जो गिलगित बल्तिस्तान और जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इंडिया में उसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, तो वो इलाका जो है इट इज नॉट इवन एक्चुअली ए प्रोविंस, इट इज, आप लोग उसको ट्रीट करते हैं एज एन इंडिपेंडेंटली ऑटोनमस गवर्न प्रोविंस। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट तो चल रहे हैं, तो आई वांटेड टू लुक एट इट एंड सी व्हाट इज। तो आपको मैं फॉर एग्जांपल आई लर्न अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग। आप वो जो दूसरा वो दिखाएं मुझे, पहले तो ये मैप रहने दे। तो पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडियन समझ रहे हैं कि जो हिस्से पाकिस्तान से टूटेंगे वो सीधा आ जाएंगे इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे और सब हिंदू बन जाएंगे, वो तो होने वाला नहीं है। दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। वो और अगर आ भी जाते हैं तो इंडिया का मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। दैट इज अनदर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। इंडिया में फिर वो शायद बीजेपी शायद इलेक्शन ही ना जीते अगर पाकिस्तान से लाखों मुसलमान इंडिया में आ जाए। बट अगर हाइपोथेटिकली अगर ये डिस्टेबलाइजेशन हो, इट विल बी ए मैसिव वॉर लाइक सिचुएशन जिसमें हजारों करोड़ों रेफ्यूजीज होंगे जो दोनों मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया ही आएंगे, एंड इंडिया विल नॉट बी एबल टू से वी विल नॉट टेक रेफ्यूजीज फ्रॉम अ वॉर जोन। मतलब इंडिया का इंटरनेशनल स्टैचर बहुत गिर जाएगा इफ दे रिफ्यूज टू टेक रेफ्यूजीज। बट ये जो मैप है ये देखने के बाद आई हैड नॉट रियलाइज्ड कि आप देखिए कि सिंध इज रिचर देन पंजाब। तो अगर आप पर कैपिटा की डेटा अगर देखें तो पर कैपिटा पंजाब का इस कमिंग, जो मैंने उस एक सेकेंड जो आप देख रहे हैं डेटा में, पाकिस्तान का 1650 टू 1750 है पंजाब का पर कैपिटा इनकम, और सिंध का पर कैपिटा इनकम 2300 तक है समझिए मैक्सिमम। दिस इज एट फर्स्ट इंट्यूटिवली इट वाज लाइक अरे ये कैसा हो गया, देन वी रियलाइज कि कराची शहर के वजह से सारे आपके कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स कराची में है और कराची पोर्ट भी है, सो काफ़ी ट्रेडिंग आपकी जो भी होती है वो कराची से होती है। पंजाब का जितना बिजनेस है वो बेसिकली कराची में रजिस्टर्ड है और वो पोर्ट सारा कुछ वहीं पे आता है वो सारा। हाँ, इसलिए पर कैपिटा इनकम सिंध की ज़्यादा है। और अगर आप देखें बिटवीन पंजाब और सिंध 60 to 36 90% से ज़्यादा 95% आपका इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन ये 2 प्रोविंस से आता है। तो जो बाकी के सारे प्रोविंसेस हैं खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान वगैरह, देयर इज हार्डली 2-3% इस तरह का कंट्रीब्यूशन है टू द जीडीपी।
लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो आबादी है, इट इज एज बिग एज अफगानिस्तान। 40 मिलियन है उसकी आबादी, 4 जी, करोड़ है। इट इज एग्जैक्टली द साइज ऑफ अफगानिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन उसकी आप लिटरेसी लेवल्स देखिए 58%, उसकी जीडीपी बिहार की तरह है, इतना गरीब मतलब प्रोविंस है। सो आप देख सकते हैं कि सिंध को देखें आप कितना अमीर है, इस्लामाबाद को देखें बहुत ही ज़्यादा अमीर है, लेकिन जो आपके दूसरे प्रोविंसेस है बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये बहुत ही गरीब हैं रिलेटिवली। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत अनइवन है। तो सो आई वाज लुकिंग एट इट एंड सेइंग कि भाई अगर अलग होता है तो आई थिंक पंजाब विल बिकम ए वेरी पावरफुल कंट्री। एक तो एक न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास रहेंगे, दूसरी चीज ये है कि फौज भी पूरी उन्हीं के पास रहेगी, ये but it will probably be richer than Pakistan and I think stronger than Pakistan if ये Punjab is alone. ने मैं आपको मजे की बात बताऊं, देयर इज जी नो सिनेरियो लाइक दिस, ठीक है। नहीं आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, जस्ट मुझे वो हाइपोथेटिकल। परेशान नहीं हो रहा। देखिए द क्वेश्चन जी इज, ये नैरेटिव बनता है। आपको मैं आपने न्यूक्लियर की बात की, मैंने पॉइंट लिखा है आपको। जी हाँ आपको पता है जब ट्रम्प 2016 में पावर में आए, तो जी उस वक़्त जो अफ़गानिस्तान के जो लोग थे, इंडियन लॉबी हम्म, पीछे थी, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखवाती थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कितने डेंजरस हैं। फिर बाइडेन ने कहा, फिर बाइडेन जाने लगा तो बाइडेन के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा जी हमारे ऊपर पाकिस्तान से मिसाइल आ सकते हैं। तो हमें इन चीजों को बहुत अच्छे से पता है, ये क्यों होती हैं, ये कैसे होती हैं, पीछे लॉजिक क्या होती है, और ये माइंडसेट क्यों है। जब भी नया अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है तो जाहिर बात है इंडियन गवर्नमेंट काम करती है कि पाकिस्तान को कैसे नहीं। देखिए, इंडिया की राइज दो चीजों से लिंक है, ऑन इंडियाज राइज एंड पाकिस्तान डिक्लाइन। ये दोनों चीजें चाहिए उनको। अगर इंडिया की राइज हो और पाकिस्तान की भी राइज हो तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो वो कहते हैं डिक्लाइन भी होनी चाहिए। तो मैं इस पे हम्म, डॉक्टर साहब चीज मैंने समझी ना, मैंने 2016 में अफगान डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने आर्टिकल लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना डेंजरस है। मुझे याद है उस आर्टिकल की बेस के ऊपर द वियन न्यूज ने इंडिया में मुझे पहली दफा टीवी पे बुलाया। मुझे मुझे आई रिमेंबर, मैंने वो पढ़ा, मुझे 2017 की बात बता रहा हूँ। दिस इज इन मार्च एंड ट्रम्प जी जस्ट केम इन पावर। आप जाके अभी भी वो करेंगे गूगल कि एक अफगान डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक आर्टिकल लिखा। मैं अप्रैल 2017 की बात कर रहा हूँ। मैं व्योन न्यूज पे गया, मेरे पास साथ एक उन्होंने एक सीआईए का बंदा बैठाया हुआ था, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसा है। तो अभी ट्रम्प आया तो इंडिया ने ये पहलगाम वाला हो गया। तो वी एग्जैक्टली नो कि जब भी अमेरिका के अंदर नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो उसको कैसी लॉबीज पड़ती हैं और कि जी पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी बननी है। तो इस तरह, तो एक तो हमारे साथ ये होती है, दूसरा हम खुद भी जालिम है। हमारे पंजाबी में एक शेर है, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। यानी कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और कुछ हमें भी मरने का शौक था। तो वो हमारे इंटरनल प्रॉब्लम, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मसले, सिविल मिलिट्री प्रॉब्लम्स, पार्लियामेंट स्ट्रांग नहीं स्ट्रांग, ये चीजें। तो जस्ट मैं इन दैट केस मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बात सही है डॉक्टर साहब, ये ऐसे ही है जो इंडिया के फॉर ऑफ ट्राइबल बेल्ट है। बलोचिस्तान इज ऑल ट्राइबल। इफ यू विल, जी आप सिर्फ वीडियोस देखे ना तो यू विल सी दिस इज ट्राइबल प्लेस। और ये तो भला हो चाइनीज का, जिन्होंने वहां इतने इतने बड़े सड़कें बना दी, ट्रैक बना दिए, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत कुछ किया। केपी का प्रॉब्लम ये रहा है कि वो पूरी जिंदगी तजर्बागार रहा है ग्रेट पार्क्स की। वो पिछले 60 साल से तो आप देख लें वो तजर्बागार चल रही है। पीछे पंजाब बच गया और सिंध क्योंकि लिंक था बिजनेस से, तो दोनों सूबों की डायरेक्शन जो है वो बड़ी डिफरेंट रही। तो दैट इज द अदर थिंग व्हिच आई बिलीव कि ये हमने भी कुछ ज्यादतियां की हैं, कुछ हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं और कुछ हम तजर्बागाह बने रहे हैं। और वो जस्ट जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि अमेरिकन एंड नेटो अफगानिस्तान को छोड़ के भाई ये हमसे ठीक नहीं होगा। तुम ये देखो, ये जिसको ये लो। और फिर मजे की बात है डॉक्टर साहब, असला भी छोड़ गए उनके पास, असला भी हाँ छोड़ गए, ग्रुप्स भी वहीं छोड़ गए, अलकायदा भी छोड़ गए, टीटीपी भी छोड़ गए, सब कुछ छोड़ गए, तालिबान भी छोड़ गए। और कहो पाकिस्तान, अब पाकिस्तान कहता है भाई 2700 किलोमीटर बॉर्डर है, मैं अपनी साइड पे तो ठीक कर लूंगा। वो कहते हैं जी हमें कोई मसला नहीं है, हमारा बॉर्डर खुला रहने दो, लोगों को आने दो जाने दो। तो इंडिया में, मैंने आपकी उस आर्गुमेंट में एक लॉजिक भी दी अपने शो में कि अमेरिका का $1 ट्रिलियन का डिफेंस बजट है, इंटरनल सिक्योरिटी का तो बजट ही अनलिमिटेड है, लेकिन बॉर्डर नहीं कंट्रोल कर पाए उधर से मैक्सिको से, अपने साउथ से। हम जो है वो छोटा सा मुल्क है, ग्रेट पावर्स के कंपटीशन है, फिर भी बॉर्डर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जोग्राफिया का जो जुल्म है ना, ये हमारे ऊपर ज्यादा है।
और हमारी अपनी भी नाकामियां, मेरा ख्याल। नहीं, इट इज मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड द आर्ग्यूमेंट। मैं कह रहा हूँ कि अगर हाइपोथेटिकली ये हो सकता है, बट आई मस्ट आल्सो से कि ये मेरा व्यू है कि आपकी डोमेस्टिक गवर्नेंस इज नॉट ऑन पार। यस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर लें मेरे साथ, अगर नहीं तो मैं कल करके बता देता हूँ यस, कि आप पाकिस्तान बांग्लादेश को कंपेयर कर लें 1972 में, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, आबादी को ले लें, जीडीपी पर कैपिटा को ले लें, और डोमेस्टिक पीस और हार्मनी को ले लें, आप यू विल सी द डिफरेंस इन, मतलब आपका आबादी बढ़ते जा रही है, आपकी इकोनॉमी नीचे जाते जा रही है टू सच एन एक्सटेंट के एक्चुअली विथ ए पॉपुलेशन विच इज़ तकरीबन 80 मिलियन कम है बांग्लादेश का पॉपुलेशन आपकी पाकिस्तान से इस वक्त। वो 170 है शायद, आप 240 के ऊपर हो, लेकिन उनकी इकोनॉमी आपकी इकोनॉमी से बड़ी है। You know, their GDP is nearly $100 billion more than Pakistan. So, और इसका कोई मतलब ऐसा कोई तोहफे नहीं मिल रहे हैं उनको दूसरे मुल्क। आपको ज़्यादा तोहफे मिले हैं, फॉरेन करेंसी $33 बिलियन अमेरिका से मिल गए थे इन द अर्ली डेज। सो दे आर नॉट गेटिंग फॉरेन ग्रांट्स टू ग्रो, बट द डिफरेंस इज गवर्नेंस। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आई मीन, पीपल कैन नॉट डिनाई कि देयर इज बेटर गवर्नेंस इन बांग्लादेश देन इन पाकिस्तान। दैट इज वाई they are growing faster and they are better off. So that is the point. Or the second point is कि आपका मुल्क एटलीस्ट रिलीजियसली होमोजेनस है, एथनिकली होमोजेनस नहीं भी है। तो रिलीजियसली तो ठीक है, बलूचिस्तान अलग, पख्तून वाले अलग, पठान अलग, पंजाबी अलग हैं, पर रिलीजियसली होमोजेनस है। उसके बावजूद इतनी ज़्यादा आपके पास डोमेस्टिक डिस अनहैप्पीनेस है, विच इज़ नॉट ए साइन अगेन ऑफ गुड गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल, आप वेस्टर्न मुल्कों में ले लें, बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे आपको डोमेस्टिक डिसहार्मनी जैसा कि कनाडा में थी, और उन्होंने चांस दे दिया उनको, दे रेफरेंडम किया, क्यूबेक हुआ, हार गया, उसके बाद खामोश हो गए वो, बिकॉज दे लॉस्ट द वोट, दे एक्सेप्टेड द वोट डिसीजन। हालांकि बहुत करीबी था, 49-51% था क्यूबेक टू स्टे पार्ट ऑफ कनाडा। बास्क बोल के एक रीजन है जो कॉन्स्टेंटली स्पेन के खिलाफ गड़बड़ करते रहता है। बट आप देखिए, अमेरिका इतना बड़ा स्टेट है, हमारे पास ऐसा कोई डोमेस्टिक ऐसा अपहीवल नहीं चल रहा है सरकार के खिलाफ कि हमको अलग होना है, आज़ाद होना है, जो आपके पास नज़र आता है, स्पेशली इन बलूचिस्तान। हालांकि देख रहा हूँ बलूचिस्तान की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ के करीब है, जैसा आपने कहा, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी पुअर। इफ़ द पॉपुलेशन इज स्मॉल, मैं आप जो पाकिस्तानी मेरे इस प्रेजेंटेशन से नाराज हो रहे हैं, नहीं नाराज नहीं मैं हो उनको नहीं, मैं उनको कहता हूं कि आप जाके इंडिया के पंजाब को देख लें, बिफोर द इंसर्जेंसी एंड आफ्टर द इंसर्जेंसी। नहीं लोग कहते थे, सुनिए ना, लोग कहते थे कि हमने कभी, अभी भी कहते हैं कि हमने कभी, इंडिया में भिखारी बहुत मिलते हैं, आपको जुमा की नमाज को चले जाए, लाइन से लोग तंग तंग कर देते हैं। अभी भी एयरपोर्ट पे इधर उधर सड़कों पर, पार्क, रेड लाइट पे भिखारी बहुत आ जाते हैं। इट्स लाइक एन इंडस्ट्री। बट हमने कभी सरदार को भीख मांगते नहीं देखा। दे वर ऑलवेज वेरी इंडस्ट्रियल पीपल, हाईली एजुकेटेड। इनफैक्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं, हर किस्म की मिनिस्ट्री, अभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट में अभी भी सरदार है। बट अगर आप पंजाब की इकोनॉमी को जाके देखें आप, इन द 1980s, और फिर उसके बाद जो खालिस्तान मूवमेंट के बाद अब देखें, तो यू कैन सी के इट्स लाइक सेइंग कि आदमी तेज भागते भागते मुंह के बल गिर गया। सो इंस्टेड ऑफ विनिंग द रेस, आपने मुंह फोड़ लिया अपना, और उसके बाद से यू कैन सी स्टडी डिक्लाइन। ना सिर्फ वो, बल्कि देयर आर सोशल प्रॉब्लम्स आल्सो, ड्रग्स वगैरह को लेकर, और माइग्रेशन। देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया में जो डायस्पोरा है, न्यूजीलैंड में जो डायस्पोरा है, कनाडा में वगैरह, सब सिख पंजाब से, दे आर लीविंग पंजाब एंड लीविंग कंट्री एंड गोइंग अवे। सो ये जो दिस हैप्पीनेस होता है फ्रॉम इन डिवर्स कंट्रीज, तो दैट इज समथिंग दैट पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, वरना ये चलते रहेगा। और अब तो दूसरे बाहर के मुल्कों को इंसेंटिव भी है कि आपके अंदर गड़बड़ करें, क्योंकि यू हैव बीन, एटलीस्ट इंडिया में तो परसेप्शन है कि पाकिस्तान contributes to trouble in Kashmir. So we will return that by contributing to insurgency in Balochistan or मुझे KPK.
बड़ा जी। आउटडेटेड लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन कश्मीर में कुछ कर रहा है। हालाँकि एक्टिवली पाकिस्तान के अंदर डेली बुनियादों के ऊपर दहशतगर्दी में हमले भी हो रहे हैं, दहशतगर्द भी हैं, आपके पास ज़्यादा हो रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसमें कोई लेकिन शक नहीं है। क्वेश्चन ये है कि फिर भी आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान अब इंडिया में करा देगा। हो पाकिस्तान में रहा है, लेकिन आप आर्गुमेंट की नेचर देखें कि नहीं, नहीं बट पाकिस्तान पहलगाम के करा वक़्त देगा। तो काफ़ी इंडिया वो वाज़ वेरी अपसेट विथ व्हाट हैपेंड इन वो आपकी पहलगाम ना। बात सही है। मैं आपकी बात से या एग्री करता हूँ, हिस्ट्री रही है। ये बिल्कुल हिस्ट्री है। हम उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आप या इंटरेस्टिंग देखें कि पाकिस्तान में एक्टिवली रोज़ाना बंदे मारे जा रहे हैं, लेकिन आर्गुमेंट ये पाकिस्तान वहाँ करवा देगा और वहाँ पे कब होता है? कुछ 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद एक वाक़या होगा, लेकिन पाकिस्तान करवा देगा। लेकिन हो पाकिस्तान में डेली रहा है। बहरहाल डॉक्टर साहब मूविंग ऑन इसको फिर किसी जी। के साथ और भी डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ डॉक्टर साहब ये ईरान क्या गलती कर बैठा है? और मैं तो ये समझता हूँ कि जो अमेरिका ने गलती की ईरान ने गलती की है कि अब ट्रंप अपनी सुपर पावर स्टेटस बरकरार रखने के लिए वो तो अब करता रहेगा जो कर रहा है और ईरान जो है वो एक मगरमच्छ को इतनी बड़ी पावर को छेड़ बैठा है। क्या देखते हैं आप इसको कैसे कहेंगे? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इट इज़ लाइक सेइंग कि भाई मैं आपके घर आया, आपका घर जला दिया, आपकी मोटरसाइकिल जला दी, आपकी कार जला दी, आपके खेतों में आग लगा दी, वगैरह-वगैरह, और आपने मेरे मुँह पे थूक दिया। और मैं वापस आ गया और लोग कह रहे हैं वाह, 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 वाह! आप जीत गए। देखो इन्होंने मुक़्तदर ख़ान के मुँह पे थूक दिया। अरे भाई ठीक है, आपने मेरे मुँह पे थूक दिया, मैंने पोंछ लिया वो, लेकिन आपका तो हर चीज़ तबाह करके आ रहा हूँ मैं। घर जला दिया, गाड़ी जला दी, मोटर तो वैसा ही हो रहा है। जो ईरान की जो विन्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ इट इज़ सिंबॉलिक ना, कि ठीक है हमारी सरकार नहीं गिरी, कि हमारी रिजीम नहीं गिरी, दैट इज़ वन विन। द अदर विन कि हमने अभी तक हॉर्मुज़ को रिहा नहीं करा, एंड दैट इज़ बिकॉज़ डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की बात सुनी। ही शुड हैव लिस्टेंड टू अमेरिकन इंटेलिजेंस, ही शुड हैव लिस्टेंड टू अमेरिकन जनरल्स। देखिए जो भी निकम्मा, मैं क्या बताऊँ, इंतहाई चाता-या लफ्ज़ जो बनता है ना, वो है डोनाल्ड ट्रंप। जी, जी, जी। अगर वो अगर उसको करना भी था ना, तो ही शुड हैव डन इट द राइट वे। वो अमेरिकन फौजों से पूछता कि क्या होगा और हम उसको कैसा डील करें, हुँ, बिकॉज़ ये जो ट्राई कर रहा है ना, ये हॉर्मुज़ पे कब्जा करना, इट इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। देखिए चाइना ने ताइवान पे हमला क्यों नहीं किया? मैं ऐसी ऐसी दिन मजाक से कर रहा था, तो मेरा बेटा वाज टेलिंग के उसकी क्लास में हार्वर्ड में दे हैड अ ह्यूज डिस्कशन कि व्हाई डजंट चाइना अटैक ताइवान। तो देखिए ताइवान को 1 हफ्ते के अंदर हरा दे सकता है चाइना, या 1 दिन के अंदर। वो कब्ज़ा भी कर सकता है, बट इट कैन नॉट होल्ड इट। और अगर होल्ड करने गया वो, तो ताइवान को डिस्ट्रॉय कर देगा। चाइना कैन डिस्ट्रॉय ताइवान, बट चाइना कैन नॉट इंटीग्रेट ताइवान। तो जो चाइना चाहता है कि वो उसको मिल जाए ताइवान, ना कि उसको डिस्ट्रॉय कर दे। सो इट इज़ नॉट ईज़ी टू डू। देखिए ये तो पुरानी बात है कि जो हमला करता है किसी भी दूसरे मुल्क पर, तो एटलीस्ट 3 गुना ज़्यादा फ़ौज होनी चाहिए। बाबर ने दिल्ली को अगेंस्ट द राजपूत, जब बाबर ने हमला करके दिल्ली कब्ज़ा किया, उसके बाद जो जंग पानीपत के बाद जो सेकंड वो राजा मानसिंह या जो भी वो राजपूत ने उस पे हमला किया था, तो उसकी फ़ौज 4-5 गुना बड़ी थी और वो हार गया। बाबर डिफेंडेड दिल्ली फ्रॉम फ्रॉम द इन्वेजन, बिकॉज़ जो इन्वेडिंग आर्मी होती है, या तो यू हैव अ ह्यूज टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, या आपको वॉल्यूम, जैसे रशिया देखिए अब इतना बड़ा हमला करके 5 साल से नहीं कब्ज़ा कर सका। सो अमेरिका शुड हैव रियलाइज़ कि ज्योग्राफी अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका ज्योग्राफी से हार रही है, ईरान से नहीं हार रही ये जंग। दे आर लूजिंग टू द ज्योग्राफी ऑफ हॉर्मुज, और वो बाबल मंडप अगर ट्रिगर हो गया, तो और भी नुकसान अमेरिका का ही हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ईगो के लिए लड़ रहे हैं। ही इज सो डेस्परेट टू हैव अ डील विद ईरान विच डज नॉट लुक इंफीरियर टू जेसीपीओए, और वो ईरान इनको दे नहीं रहा है। एंड सो ही इज ट्राइंग टू डू दिस डेस्परेटली। और मुझे लगता है कि थोड़ा आदमी में इंसानियत तो नहीं है। हथियार तो है, देयर इज नो डाउट, अमेरिका इज वेरी पावरफुल कंट्री, तो वो डिस्ट्रॉय करते रहेगा ईरान। अब सवाल ईरान के ऊपर है कि वो अब, वो कहते हैं ना कि जान जाए पर वचन ना जाए, तो ठीक है जान दे दें। तो अमेरिका इज सेइंग ठीक है, हम आपका अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय करना शुरू हो गया, ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो अगर ये
लेट्स से कि अगर ये 1 साल चल गई, जैसा कि यूक्रेन की जंग चली है 4.5 साल से, मैरियोपोल की तस्वीरें देखी हैं आपने? जिस गाज़ा का मॉडल हो जाएगा आज, अगर ये 5-10 साल चल गई जंग, तो हमारे पास क्या होगा? $2-3 ट्रिलियन डॉलर के खर्चा बढ़ जाएगा ना, और दूसरी इकोनॉमीज़ पूरे सड़ जाएँगे, जो अभी डिपेंडेंट है ऑयल पर, और ईरान हो जाएगा तबाह। सो दैट इज़ ऑल इज़ गोइंग टू हैपन। और आई डोंट नो, मतलब मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि यस, यस। अमेरिका इज़ लूजिंग दिस वॉर, बट आप याद रखें कि इराक अभी तक रिकवर नहीं किया हुँ। है फ्रॉम व्हाट हैपेंड टू इराक। आपको हैरत होंगी, मैं अम्मान में बैठा हुआ था, तो मैं एक दोस्त के घर में था, तो उसका बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा था उसके घर पर। तो मैंने कहा, यार तुम्हारा घर का दरवाज़ा तुम्हारा घर से ज़्यादा महँगा लग रहा है मुझे, लाइक वेयर डिड यू गेट दिस डोर? बहुत ही खूबसूरत था। तो वो बड़ा शर्मिंदा था, वो अवॉइड करते रहा। तो मैं उसको पूछते ही रहा वो डोर, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मेरी बेगम को बड़ी पसंद आती हैं। तो तो उसने कहा, नहीं, ये इराकी लोग जब भागकर आए इराक से जॉर्डन, तो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ लेकर आ गए। कैन यू इमेजिन? बेचने के लिए। वो घर छोड़ दिए इराक में, बिकॉज़ दे वर रनिंग एज़ रेफ्यूजीज़, और जिनके पास पैसे नहीं थे, वो खिड़कियाँ दरवाजे लेकर आके अम्मान में, जॉर्डन में बेच रहे थे। कैन यू इमेजिन दिस? के अमीर लोग भी, मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास लोग जीने के लिए, क्योंकि ये मुल्क सीरिया और जॉर्डन में इनको काम करने की इजाज़त नहीं थी, रेफ्यूजीज़, क्योंकि लोकल जॉब्स ही नहीं है, तो लोकल्स के जॉब चले जाएँगे। तो जिनके पास पैसे थे, उन्होंने आके अपार्टमेंट्स वगैरह खरीद लिए, किराए पे ले लिए, एंड दे रेज़ इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दी उन्होंने अम्मान की, बिकॉज़ लोकल खुद अपने शहर में नहीं सक। सो देयर इज़ ऑल दिस, मतलब बहुत ही, इराक हैज़ नॉट डेवलप्ड। प्रोस्टिट्यूशन पे आ गए थे मुस्लिम लड़कियाँ पूरे सीरिया में, बिकॉज़ दे कुड नॉट वर्क। तो आप अगर इस्तांबुल जाते थे इन द अर्ली डेज़ ऑफ द सीरियन वॉर, तो इट वाज़, यू सड़क पर आपको सीरियंस, भिखारी, मतलब टर्की में आपको भिखारी कहाँ मिलते? देयर आर नो बेगर्स इन टर्की। अब इतने सारे आ गए थे सीरियंस, हुए बेगिंग ऑन द स्ट्रीट्स वगैरह, तो एक बहुत ही हॉरिबल इम्पैक्ट होता है। पूरे यूरोप में और आ गए। ये, हाँ, यूरोप में आ गए थे। अब ये आपको नज़र आएगा ईरान में, अगर थोड़े दिन और चली इस तरह, 1-2 महीने जंग, 1 साल, तो स्पेशली अगर ऑयल इंडस्ट्री खत्म हो गई उनकी, डिस्ट्रॉय कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और वो खुद भी डूबेगा, और फिर साथ में सारे मुस्लिम मुल्क जो आस-पास है उन सबको डुबा देगा। कुवैत तो गया, बहरीन और कुवैत तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से विल नेवर रिकवर। कतर को लगेंगे 5-6 साल। यूएई अभी थोड़ा बचा हुआ है, बट इफ द वॉर कंटिन्यूज एट दिस स्टेज, वो यूएई और उनको भी, या सऊदी अरेबिया विल गेट इन्वॉल्व्ड विद द वॉर विद हुतीस। तो बिगड़ेगा कुछ भी नहीं इज़राइल का और अमेरिका का। याद रखें, मैं अभी भी कहता हूँ, हमारे पर एक कंकड़ आके अभी तक नहीं लगा। 7 दिन से जंग चल रही है, बेतहाशा जंग। पता है 700 अटैक्स किए एक रात में अमेरिका ने, 700 बमबारी की है, टारगेट्स पे मारे हैं। हमारे पास बताइए। एक पत्थर आके अमेरिका पे नहीं गिरा, लाइक कुछ भी नहीं। एंड देयर कंट्री इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, और उसके बदले में वो अपने ब्रदरली कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दे आर नॉट, हुँ, इज़राइल पे एक मिसाइल नहीं मारा उसने एक 7 दिन में। हुँ। सोचिए आप, जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई है। सो आई यस। थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग। भाई, मैं आपसे बताऊं कि अगर डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट में अगर आप एग्जाम लें, तो जो क्लास फेल होगी ना, मैं गारंटी देता हूँ सारे मुस्लिम लीडरशिप है, सारे मुस्लिम कंट्री के लीडर्स को 25 नंबर नहीं आएंगे 100 में से। द वर्स्ट गवर्नड रीजन इन द वर्ल्ड, द मोस्ट स्टूपिडेस्ट लीडर्स, ए टू जी, सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम मुल्कों का मुस्लिम लीडरशिप करती है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपने ये, आई डोंट नो वेदर ये खबर सुनी है, बिकॉज पाकिस्तान के एक लीडर, अनआइडेंटिफाइड बंदा है वो, उसने कहा कि हमने ऑलरेडी ईरान को वार्निंग दे दी है कि अगर हुतीस अटैक करेंगे सऊदी अरेबिया। सो इमेजिन दिस सिचुएशन कि अब ईरान भी जंग ज्वाइन कर लेगी टू फाइट फॉर इजराइल अगेंस्ट ईरान। हुँ, आपके पास डोमेस्टिक जो पब्लिक नाराज हो जाएगी, ये सारे तालिबान, सारा आधा मुल्क और तालिबान हो जाएगा। इफ इंडिया अटैक्स ईरान, इफ पाकिस्तान अटैक्स ईरान टू प्रोटेक्ट यूएस, इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई, सोचिए आप,
So this, just to let you know that Pakistan will never target Iran. मैं I hope not. नहीं, I कभी hoप भी नॉट। पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे आपकी से जो पता है। डिफेंस, हाँ, हमें पता है कि ये इनके साथ खेलना कैसे है। ये वी नो कि ये सारे इनका दिमाग किधर है। जैसे आपने कहा ना, इनके फॉरेन पॉलिसी में 25 नंबर भी नहीं आएंगे। मतलब हम तो समझ 15 भी नहीं आएंगे। सच्ची बात तो ये है। तो हमारे डोमेस्टिक में तो 0 आएंगे सर। दिस इज आई थिंक कि जो आपकी क्या जिम्मेदारी है, द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक द लाइफ, हयात तय्यबा लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबिक में, मेक द लाइफ ऑफ योर पीपल बेटर। ये है आपका काम, ना कि आप आइडियोलॉजिकल जंगें जीते हैं। ये जो योर जॉब इज टू मेक द पीपल जिसके आप रिस्पॉन्सिबल हैं हैप्पी। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक साहब आते हैं एक सूफी शेख के पास, बोलते हैं सर मैं आपको मेरा खलीफा बनाना चाहता हूँ। सर यार मैं तेरे पाँव पड़ता नहीं बनना है मुझे तुम्हारा खलीफा। नहीं सर आपको मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। फाइनली वो अग्री करते हैं। फिर वो जहाँ जहाँ जाता है वो उसके पीछे पीछे आने लग जाते हैं शेख। तो बोलता आप मेरे पीछे क्यों नहीं आए? सर अब मेरा जॉब है टू प्रोटेक्ट यू, बिकॉज मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले ली। अब मैं तुम्हारी घर की भलाई, मैं तुम्हारी बीवी बच्चों की ख्याल रखूंगा, तुम्हारे घर का ख्याल रखूंगा, तुम्हारी फ्यूचर का ख्याल रखूंगा, क्योंकि आई हैव टेकन द लीडरशिप पोजीशन। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि once you are a leader of a country, your job is to make sure that your citizens survive। हर सिटीजन की जिंदगी अहमियत है। हजारों लोग मर रहे हैं ईरान में, 5,000 के करीब मर चुके हैं। ये जो जंग लड़ रहे हैं इन्होंने 15 भी नहीं मारा है दुश्मन को। क्या बात कर रहे हैं ये। सो आई थिंक ईरान, मतलब वी आर हैप्पी, अ लॉट ऑफ पीपल जो ट्रम्प के खिलाफ हैं और इजराइल से नाराज हैं, वो खुश हैं कि ईरान ने इतना नाको चने चबा दिया इनको। बट लेट मी टेल यू द कॉस्ट दैट ईरान इज पेइंग इज, उसकी रिकवरी के लिए सालों लग जाएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर लग जाएंगे। और अगर जंग के बाद सैंक्शंस रहे ना तो वो देन दे विल नॉट बी एबल टू रिकवर आल्सो फ्रॉम द वॉर दैट इजीली। सोचो आप जंग, लेट्स से कि अगले महीने ट्रम्प डिसाइड के ठीक है मैं जंग रोक देता हूँ, लेट इट बी, दूसरे लोगों को हॉर्मुज से बचना है तो बच ले। बट फिर ईरान अगर तेल नहीं बेच सकता, वहां पे उन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा करके एक अगर ऑयल टैंकर को इंडिया अमेरिका डुबा दे तो फिर खत्म हो जाएगा ईरान से एक्सपोर्ट। वो ट्रेन से बेच सकते हैं थोड़ा बहुत चाइना को, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सो दिस इज हॉरिबल थिंग। दूसरी में चाबहार की आपने बात की थी, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, मैंने चेका कि चाबहार के 2 चीजों को उन्होंने अटैक किया। वहां पे दो सेट्स ऑफ पोर्ट्स हैं। तो जो इंडिया का है वो बिल्कुल अनअफेक्टेड है, इट इज नॉट डैमेज्ड। तो वहां पे एक सर्वेलेंस टावर है और एक जेटी का इलाका है, शहीद बहश्ती वॉट एवर, 2 शहीद समथिंग शहीद, एक शहीद बी है। तो जो एक हिस्सा हैज बीन अटैक जहां से वो ऑयल टैंकर्स, जो डार्क शिप्स कहते हैं ना, ऑयल टैंकर जो इलीगली जाते हैं तेल बेचने, वो हिस्सा अमेरिका ने तबाह कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल के अटैक में द अदर पार्ट में नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट आई डोंट नो व्हाई द यूएस इज टारगेटिंग चाबहार। इसलिए थे कि वो समझते हैं कि चाबहार से और चाबहार इस मैरीटाइम ट्रैफिक की कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी खत्म करना चाहते हैं ताकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दैट इज व्हाई दे आर अटैकिंग चाबहार। बट अभी तक जो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट जो जिस जेटीज में हुआ था वो वैसे वो बरकरार है, दैट हैजंट बीन लॉस्ट येट। वो सुहासिनी हैदर ने आज कहा हुआ, लिखा हुआ था कि जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो अमेरिकन ने तबाह कर, उनकी ट्वीट थी आप नहीं, आई वेंट एंड चेक्ड। अभी तक तो आई कैन टेल यू के 2 हिस्से हैं वहां पे। शहीद, उनके नाम भूल रहा हूँ मैं, शहीद बहश्ती या शहीद समथिंग। तो जो इंडिया ने, जो एक्चुअली इंडिया ने कुछ $120 मिलियन वहां पे इन्वेस्ट किया है। अब इंडिया कहता है कि हम 0 इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इंडिया ने बनाया उसकी जो ओनरशिप है उन्होंने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर दी टू अवॉइड सैंक्शंस बेसिकली। सो दे से कि वी डोंट ओन एनीथिंग। तो अगर इंडिया से ऑफिशियली पूछें आप तो बोलते हमारा तो कुछ भी नहीं है वहां पर। दैट इज इंडिया ऑफिशियल आंसर, ताकि इंडिया के कंपनीज पे सैंक्शंस ना लगे। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। बाय।